हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। उनको प्रिपेयर करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन से अकाउंट को कंप्लीट करना पड़ता है, किस तरीके से पूरे काम को कंप्लीट किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हमारा यही टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैप्टर आउटलाइन देख लो। इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारी क्लास कंटिन्यू होने वाली है आज की, इसमें हम कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। जैसे कि हम बोलते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाता है जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रहते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 1 to 9 को भी पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से प्रिपरेशन किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, कौन से इंस्ट्रक्शन को लागू किया जाता है, किस तरीके से पूरा प्रिपरेशन करके बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। उसके बाद है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उनको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, कौन से रूल्स को अप्लाई करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डिविडेंड एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और जो लास्ट है आपका डिवीजन 2 एंड एएस शेड्यूल 3, इन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस के एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसके डेफिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 40 है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया जाता है। तो जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किसी कंपनी से रिलेटेड रहता है। किस तरीके से रिलेटेड रहता है वो देखो, इसमें कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट या कौन कौन से ऐसे इसमें जो पूरा अकाउंट रहता है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले ये है कि एक बैलेंस शीट है जो कि साल के एंड में तैयार किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। अगर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, इन केस कंपनी जैसे कोई भी एक्टिविटी करती है, मान लो उनका जो मेन काम है वो प्रॉफिट का नहीं हो, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कंपनी जब तैयार किए जाते हैं तो कंपनी के 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। या तो उनका जो मेन पर्पस है प्रॉफिट को अर्न करना रहता है, या उनका हो सकता है वो सोशल वर्क के लिए किसी कंपनी को स्टैंड करते हैं, उनका जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अगर कंपनी का मेन पर्पस प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है तो उस कंडीशन में उनका प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो ये 2 पॉइंट आपको पता चल गया होगा कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इन अकाउंट से रिलेटेड रहता है जिसके अंदर काफ़ी सारे अकाउंट्स इंक्लूड है। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ को मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपका बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, किस केस में, जब आपका जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को अर्न करना, और अगर कंपनी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, जस्ट एक सोशल वर्क के लिए कंपनी को वहाँ पे उन्होंने तैयार किया है, तो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंक्लूड ना करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद में है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम देखेंगे कैश से रिलेटेड किस तरीके से पूरे स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। उसके बाद 2-3 और अलग अलग से अकाउंट है जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है जिसके द्वारा किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया जाता है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे अकाउंट्स रहते हैं, लाइक बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो पूरा आपका फाइल है, पूरा जो आपका स्टेटमेंट है, इनको अगर हम एक नाम दें तो यही कहलाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। अब जैसे कि ये देखो, एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, लेकिन अगर कंपनी किसी 1 पर्सन कंपनी से रिलेटेड है या किसी स्मॉल कंपनी से रिलेटेड है तो उस कंडीशन में जो आपका सेक्शन 455 है ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तैयार करेंगे, बट उसके साथ में एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल ईयर का है। इसका मतलब ये है जैसे कि
अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें, मतलब कि हमारे नॉर्मल लाइफ की, तो हमारे लिए एक साल कब से कब माना जाता है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का जो टाइम रहता है उसको हम एक साल मानते हैं। लेकिन आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है या कंपनी के थ्रू बात करें, कंपनी के अकॉर्डिंग बात करें, तो वहाँ पर इस डेट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। उनका जो एक नया साल है वो आपका माना जाता है 1 अप्रैल से लेके, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का माना जाता है। और ये जो साल रहता है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का टाइम, यही उनका कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। तो अब मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 के सबसेक्शन 41 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर जो है आपका रिलेशन अगर किसी भी कंपनी के साथ में है या किसी बॉडी कॉरपोरेट के साथ में है, तो वहाँ पे जो इनका टाइम पीरियड है या एक साल है उसको माना जाता है 31 मार्च को। मतलब कि एवरी ईयर जब 31 मार्च आता है तो एक तरीके से माना जाता है कि साल वहाँ पे कंप्लीट हो गया। और उस कंडीशन में 31 मार्च से पहले ही पहले सभी कंपनियों को अपने सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि उनका वो साल एंड माना जाता है। और साल एंड के टाइम तक उनको अपने सारे फाइल्स को कंप्लीट होने होते हैं, सारे स्टेटमेंट को कंप्लीट करने होते हैं। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा ऑल ओवर उन्हें कंप्लीट करना होता है। तो ये कहलाता है आपका फाइनेंशियल ईयर। अब जो ये फाइनेंशियल ईयर है, हो सकता है कि जैसे कि इंडिया में तो इसको यही माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च में, लेकिन कई बार इसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर के टाइम तक का भी मान सकते हैं। डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो ज़्यादातर तो हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर यही डेट माना जाता है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 129। अब हम देखेंगे ये जो सेक्शन 129 है, इसके अकॉर्डिंग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है तो कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, या कौन से ऐसे रूल है, कौन से ऐसे कंडीशन है जिनको कंपनी के द्वारा उसको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले देखो, जो आपका सेक्शन 129 है कि सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बात करें, कंपनी एक्ट 2013 के, ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, बिल्कुल फेयर व्यू होना चाहिए उनका। जैसे कि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बोलते हैं ना कि जिस तरीके से बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो भी आपका कंपनीज है उसके अंदर जितने भी ऐसे तैयार किए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बिल्कुल ट्रू होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। और जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब कि इसका सेक्शन जो 133 है, इसके अंडर आना चाहिए। मतलब कि इसके अंडर जो जो नियम कानून बताए गए हैं उसके अंडर ही सारे काम को कंप्लीट करना है। और उसके बाद में जैसे कि डिफरेंट क्लासेस रहते हैं, जैसे कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे शेड्यूल आते हैं, जैसे 3rd शेड्यूल की ही बात कर ले, तो यहाँ पर जिन भी चीज़ को फॉलो करना होता है कंपनी के द्वारा इन सभी रूल को मानना होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद है जैसे सेक्शन 129 का हमने ये डिफाइन किया कि सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये जो जितने भी ये कंडीशन है, 4 कंडीशन, ये कंडीशन उन जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उन पे लागू नहीं होते हैं कई बार। जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, या कोई दूसरे कंपनी हो गई जिनका जो मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना होता है, मतलब जैसे जिसको हम बिजली विभाग बोलते हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड है तो उस कंडीशन में उनको सेक्शन 129 का सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सारे रूल्स को यहाँ पे फॉलो करने जरूरी नहीं होते, मतलब कि ये जो रूल है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 129 का जो सब सेक्शन है 1। अब हम डिफाइन करेंगे सेक्शन 129 के सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। तो आपका जो सेक्शन 129 के सब सेक्शन 2 है, ये प्रोवाइड करते हैं कि कंपनी के द्वारा जितने भी जनरल मीटिंग किए जाएंगे कंपनी में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होना चाहिए। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मीटिंग्स को वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। एक हो सकता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हो सकता है, या 6 मंथ पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी होता है। बट ये जो है आपको वहाँ पे उनको एक तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग को वहाँ पे टाइम टू टाइम वहाँ पे लागू करना पड़ेगा। ये आपका सेक्शन 129 के सब सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 129 के सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइड करते हैं, ये जो आपका सेक्शन है ये इस तरीके से बताते हैं या इसके अंदर डिफाइन किया जाता है कि जितने भी जनरल मीटिंग किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, उसमें कम से कम एक सब्सिडरीज या एक एसोसिएट कंपनी होना ही चाहिए। मतलब कि जब भी कंपनी के द्वारा मीटिंग्स को प्रिपेयर किया जाएगा तो वहाँ पर एक सब्सिडरीज का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 1 to 9 के सबसेक्शन 4 के अंडर तो ये बताते हैं कि जो भी प्रोविज़न किया जाता है कंपनी के लिए, तो अगर मान लो कोई एक होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी का जो भी अकाउंट का प्रिपरेशन होगा या अडॉप्शन होगा। अडॉप्शन क्या होता है, जैसे कि अब मान लो एक कंपनी है जो कि अच्छा खासा चल रही है, कुछ टाइम बाद उसको किसी दूसरे कंपनी के अंडर कर दिया जाता है, मतलब कोई और पार्टी उसको खरीद लेते हैं और अपने कंपनी में मिला लेते हैं। उस कंडीशन में मानो उनका अडॉप्शन हो जाता है या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, तो होल्डिंग कंपनी को, चाहे वो उनका ऑडिट का काम हो, चाहे उनका प्रिपरेशन का काम हो, उन सभी कंडीशन में उनको सेक्शन 1 to 9 के सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे कि जो जितने भी सेक्शन होते हैं ये हर कंपनी के अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो वैसे तो ये जितने भी सेक्शन है ऑलमोस्ट सारी कंपनी पे अप्लाई होते हैं, बट कुछ कंपनी ऐसे रहते हैं जिनका अलग से नेचर रहता है, तो उस कंडीशन में उनको इन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे कि यहाँ पर होल्डिंग कंपनी की बात करें तो होल्डिंग कंपनी को इनको मानना पड़ेगा और ये इनका अप्लाई हो जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफर किया जाएगा सेक्शन 1 to 9 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सेक्शन 1 to 9 के सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी का, डू नॉट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर्ड इन सेक्शन 1 to 9 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। मतलब कि आपका जो सेक्शन 1 to 9 के सबसेक्शन 5 है ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो भी कंपनी है जिसको इसके अंडर काम करना होता है, अगर कंपनी कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 129 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपने जितने भी उनका इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगर उसको वो सही तरीके से दर्शाते नहीं है या डिस्क्लोज नहीं करते, तो उस कंडीशन में जो सेक्शन 1 to 9 के सबसेक्शन 5 है वो इस चीज़ पर रोक लगाते, उनको बोलते हैं कि आपको हर तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जितने भी बीच में डेविएशन आए, जो भी कमी आया है, परिवर्तन आया, उसको आपको सही तरीके से दिखाना होगा। मतलब कि उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल प्योर रहेगा, ट्रू रहेगा। इस वजह से जो आपका सेक्शन 129 है ये बताता है कि आपको सेक्शन 129 के 1 के अकॉर्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर करता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, उन सभी को पालन करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको दर्शाना पड़ेगा। अगर बीच में कोई भी आपका डेविएशन आता है, कोई भी विचलन आता है, तो उस कंडीशन में उनके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई हो सकता है या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस वजह से ये जो सेक्शन है 1 to 9 इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपको इस सेक्शन को मानना पड़ेगा। देन उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 129 के सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, तो ये बताते हैं कि ये एक अधिकार देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या अधिकार देते हैं कि आपको हमने ये अधिकार दिया कि आप कुछ क्लासेस के कंपनी को छूट दे सकते हो। कैसी छूट दे सकते हो? ऐसी छूट जो कि आपके सेक्शन 129 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। मतलब कि सेक्शन 129 के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन है, कंडीशन है, जो कि कंपनी को फॉलो करने होते हैं, तो कंपनी क्या करते हैं, इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन जो आपका सेक्शन 129 के सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार देते हैं कि आप कुछ क्लासेस के कंपनी को ये छूट दे सकते हो कि आप कुछ कंडीशन को मत मानो जो कि सेक्शन 129 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये सारे सेक्शन इस तरीके से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, जिसके थ्रू कंपनी को इन सभी का पालन करना होता है, इन सभी के अकॉर्डिंग अपने काम करने होते हैं। अगर इन सभी में से किसी भी सेक्शन को वो नहीं मानते हैं या इनका अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या कंपनी को कई बार अगर बड़ी गलती होगी तो उस कंडीशन में कंपनी को बंद भी करवाया जा सकता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है या उसको सही तरीके से मेंटेन करना होता है, तो इन सारी बातों का उन्हें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो कंपनी है इनको इसके अंडर ही चलना होता है, मतलब कि इन सारे को फॉलो करके ही देन अपने काम को कंप्लीट करना होता है। तो ये अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप इसको सही तरीके से समझ लेना। अगर कहीं पे भी मान लो कोई जो सेक्शन है अगर आपको सही से नहीं आया होगा या कोई भी कन्फ्यूज़न हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो ये थे हमारे लीगल रिक्वायरमेंट कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि कंपनी को कंप्लीट करना होता है, फॉलो करना होता है, जो कि आपके सेक्शन 129 के अंदर आते हैं। और 129 के अंदर भी काफ़ी सारे सेक्शन बनते हैं, जैसे सब सेक्शन 1 बन गया, सब सेक्शन 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया। तो इस तरीके से सारे कुछ ना कुछ बातों को डिफाइन करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट है कि जब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगे तो उसको तैयार करने से पहले, मतलब कि प्रिपेयर करने से पहले कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को हमें फुलफिल करना है, या कौन से ऐसे रूल रेगुलेशन है, कंडीशंस है जिसको फुलफिल करने के बाद ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो जब उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना होता है तो उससे पहले कुछ कंडीशन को फुलफिल करेंगे, या इस जो लाइंस के अंदर बताया गया उन सारी चीज़ को मान के उसके अंडर ही सारे काम को करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इनमें जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो कंपनी एक्ट है 2013 की श्रेणी में, तो इसके अंदर जो शेड्यूल 3 है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जैसे कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना पड़ेगा तो इससे रिलेटेड जो भी एक नियम कानून है उस पर चर्चा करना पड़ेगा, उस पर डिस्कस करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें जो भी रूल रेगुलेशन है वो उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो कि कंपनी नियमों का पालन करते हैं 2006 के अकॉर्डिंग। तो ये आपके फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताया गया, इस तरीके से डिफाइन किया गया कि इन सभी रूल को मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कंपनी एक्ट 2013 की श्रेणी शेड्यूल 3 है, इसके बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद जब हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कंपनी के लिए जहाँ पे भी जो भी इनका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए जब भी कोई भी एक ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसी भी चेंजेस की जरूरत होगा, तो इसके जितने भी हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसमें कोई भी मान लो संशोधन करना हो, प्रतिस्थापन करना हो, या कोई भी डिलीटेशन होगा जैसे विलोपन हो गया या कोई भी परिवर्तन है तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि कोई भी एक हिस्सा हो जाता है उसका, तो उसमें इस जो आपका अनुसूची दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है, तो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको भी हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम संशोधित भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जैसे कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, चाहे वो आपका अमेंडमेंट हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या डिलीटेशन हो सकता है, इसके किसी भी हेडिंग में, सब हेडिंग में कोई भी अगर चेंजेस की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इसको दर्शाया जाएगा, कोई भी मॉडिफाई करना पड़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्क्लोजिंग की बात बता रखी है। जैसे कि जो आपका कंपनी एक्ट है उस 2013 के अकॉर्डिंग बात करें, जो शेड्यूल 3 में बताया गया कि अगर कोई भी मान लो कोई भी चीज़ शो करने की आवश्यकता है, या अगर बोल रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों को यहाँ पे शो करना है, प्रकटीकरण करना है, तो ये सभी इसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लो किसी भी अतिरिक्त चीज़ को वहाँ पर डिस्क्लोज किया जाएगा तो नोट्स के रूप में किया जाएगा, किसी दूसरे विवरण के रूप में भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी वित्तीय विवरण, जो भी आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब इसको ओपन करने की जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर तब तक इसको हम खुलासा नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि इसके अकॉर्डिंग कहा ना गया हो। मतलब कि जब आपको कह दिया जाएगा कि भाई इस कंपनी के अकॉर्डिंग कि इसको अब डिस्क्लोज करने की जरूरत है, तभी कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको हम डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन प्रिपेयर उनको पहले से ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और बताया गया है, लास्ट में इस पॉइंट को बताया गया है, सिमिलरली ऑल अदर डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट शैल बी मेड इन द नोट्स टू अकाउंट इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन दिस शेड्यूल। इसका अकॉर्डिंग बताया गया कि सिमिलरली इस तरीके से हम डिस्क्लोज करना चाहें, मान लो किसी और की भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट को हम एडिशन में दिखाएंगे अगर वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ पॉइंट दे रखा है नोट्स टू अकाउंट में, कि यहाँ पे नोट्स के रूप में बता रखा है वन बाय वन सारे पॉइंट को। तो इसका अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे या इसमें किसी को हम नोट्स के रूप में देंगे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, तो इससे रिलेटेड जो दूसरे पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, मतलब कि अगर कंपनी इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो कंपनी जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो किसी भी आइटम को इस खाते में दिखाते टाइम पे उनको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी इन अकाउंट्स के जो भी एक नोट्स रहेंगे, जब भी आप इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओगे, प्रस्तुत करोगे, प्रेजेंट करोगे, तो वहाँ पे जो भी एक एडिशनल जानकारी है, एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे, वो यहाँ पे हम शामिल करेंगे, और जहाँ पे भी इसका जरूरत होगा वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि नोट्स में के रूप में तो हमें दिखाना ही दिखाना है, साथ में ही जब भी इनकी जरूरत जहाँ पे भी रहेगी वहाँ पे हम उसको प्रदान करेंगे, मतलब वहाँ पे उस चीज़ को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नोट्स के अकॉर्डिंग बात है। उसके बाद में जो फर्स्ट में जो इसका ए पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये जो आपका विवरण है, मतलब इसमें जो भी एक मान्यता प्राप्त रहता है उसमें जितने भी विवरण को दिखाया जाएगा तो ये यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ेगा। मतलब कि वस्तुओं का जो भी विवरण रहेगा वो इन विवरण में मान्यता प्राप्त रहेगा, इनको पहले से ही इसके संबंध में जो भी एक अथॉरिटी है वो उनको मिला रहेगा।
इसके अकॉर्डिंग जो बी पार्ट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा अबाउट आइटम्स तो वो डू नॉट क्वालिफाई किया जाएगा रिकॉग्निशन इन दो स्टेटमेंट की। ये जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है इसके संबंध में किसी भी चीज़ को यहाँ पे क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, जो भी इसके रिलेटेड में जो भी आइटम्स रहेगा। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें बताया गया है कि जितने भी आइटम्स इसमें दिखाए जाएंगे मतलब बैलेंस शीट में ऑन द फेस के रूप में दिखाया जाएगा, या जो भी स्टेटमेंट रहेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये इससे रिलेटेड रहेंगे, मतलब इनको क्रॉस रेफरेंस किया जाएगा, मतलब एक दूसरे को ही रेफरेंस देंगे। कैसे रेफरेंस देंगे, जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर बैलेंस शीट में जो भी हम अमाउंट दिखाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप बैलेंस शीट को मैच करोगे तो आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी चेकआउट कर सकते हो, चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को बैलेंस शीट में भी देख सकते हो। तो ये एक दूसरे को क्रॉस रेफरेंस करेंगे, एक दूसरे को संदर्भित करते हैं। उसके बाद है कि वित्तीय विवरणों को जब भी हम तैयार करेंगे तो खातों में एक तरीके से नोट्स देना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट के रूप में, जो कि आपके बीच में एक बैलेंस बना के रखेगा। क्योंकि जैसे देखो अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो लास्ट में मान लो हमने सब चीज़ को डिफाइन कर दिया, लास्ट में हम एक नोट्स डाल देते हैं या अलग से उस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा क्वालिटिव हो सके, थोड़ा सा उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अट्रैक्टिव हो सके, या एक तरीके से जो भी हम डिफाइन करना चाहते हैं उसको सही तरीके से बता सके। तो सेम इसी तरीके से नोट्स टू अकाउंट का हम इसीलिए यूज़ करेंगे ताकि दोनों के बीच में ये मेंटेनेंस का काम करेंगे, मेंटेन करेगा, बिटवीन करेगा इन अकाउंट्स के बीच में जब भी हम इनको तैयार करेंगे, साथ ही साथ ये दोनों को क्रॉस रेफरेंस भी करेगा। तो ये अकॉर्डिंग था इनके इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके साथ में ये भी है कि इसमें इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करेंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही ज़्यादा बड़े अमाउंट में नहीं होना चाहिए, मतलब कि टू मच नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमें बैलेंस रखते हुए चलना है। तो नोट्स को भी इसी तरीके से दिखाना ताकि वो प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बन जाए और साथ ही साथ वो हमारे सही तरीके से क्वालिटेटिव पॉइंट्स को भी दर्शाए। ऐसा नहीं हो कि हम इतना ज़्यादा पॉइंट्स को नोट्स टू अकाउंट में डाल दें कि वो नोट्स टू अकाउंट नोट्स रह ही ना जाए। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो ये हमारा था फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको दिखाई देगा टर्नओवर और राउंडिंग ऑफ, दो अलग अलग पॉइंट दिखा के फिर इनको डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले इसके जो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कंपनी के सामने जितने भी ऐसे पॉइंट्स रखे जाएंगे, जितने भी अकाउंट्स रखे जाएंगे, तो जैसे कंपनी के सामने मान लो कोई भी वित्तीय विवरण रखे गए हैं तो उनको छोड़ के, मतलब इनके इनकॉर्पोरेशन के बाद के टाइम का अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी मद को दिखाया जाएगा, जो भी आइटम्स को दिखाया जाएगा उनके लिए तुरंत ही, मतलब कि पहले के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग टाइम के लिए उनसे रिलेटेड जो एक राशियाँ रहेगी, एक अमाउंट रहेगा, उसको हम एक कंपेरिजन के तौर पर भी देंगे। ये आपके फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसके बाद जो सिक्स पॉइंट बताया फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल, कि इस शेड्यूल के लिए मतलब जो भी एक पर्पस रखा गया है, इसके पर्पस के लिए यहाँ पर जितने भी उपयोग किए जाने वाले जो एक कंडीशन है, जो एक शर्त है, उसको लागू किया जाएगा लेखांकन मानकों के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जितने भी आपके पर्पस है इन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो भी एक रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सारे काम को कंप्लीट किए जाएंगे। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे जिसको डिफाइन कर दिया है। तो ये जो पॉइंट थे थोड़ा सा टफ थे क्योंकि इसमें ये कंपनी के लिए रूल रेगुलेशन है, कंडीशन है, तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें जो भी पॉइंट को बता रखा है बिल्कुल हमें एज इट इज़ बताना होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बताना होता है। इस वजह से हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा टफ लगे, बट इसको आप एक दो बार सही तरीके से सुन लेना और एक बार रीड आउट कर लेना, देन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो गया होगा, या मान लो किसी पॉइंट के अंदर ही आपको कोई दूसरा पॉइंट याद आ रहा होगा, या कुछ किसी भी तरह का कोई भी, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ लेना। तो ये 6 पॉइंट थे, तो आपको यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ पे एक नोट्स के रूप में बात बता रखा है, जैसे कि अभी हमने फोर्थ पॉइंट में डिस्कस भी किया था कि नोट्स टू अकाउंट में हम अपने नोट्स के रूप में दर्शाएंगे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 6 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद भी एक नोट्स दिखा रखा है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि इस नोट्स में क्या दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जब भी बैलेंस शीट में किसी भी चीज़ को हम दर्शाएंगे तो इसके लिए जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा, हम सिर्फ उन्हीं पार्ट को शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, चाहे आपका बैलेंस शीट हो, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो। उसके बाद में इसके साथ में बता रखा है कि जैसे कि इन चीज़ों को जब हम दर्शाएंगे तो यहाँ पे जो भी एक न्यूनतम आवश्यकताएं रहेंगे, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा, उसको हम यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। साथ ही साथ जो भी इसमें पंक्ति बताएंगे, जैसे कि लाइन आइटम्स के अकॉर्डिंग या सब लाइन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हम इस चीज़ को दर्शाएंगे यहाँ
तो सही तरीके से हमें यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में बता रखा जब भी ऐसे हमें प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगा, कंपनी की कोई भी मान लो वित्तीय स्थिति है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रेजेंट करना है या उसको समझना है, इसको किस तरीके से हम जो भी एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे सही तरीके से प्रॉपर मैनर में हमें दिखाना पड़ेगा। या जब भी कंपनी एक्ट है या उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसका अनुपालन करना, उसको फुलफिल करना या उसके अकॉर्डिंग चलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है कि ये एक जस्ट एक ऑप्शन के तौर पर दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इसको मानना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से कंपनी को इन सारी चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा। तो नोट्स ग्रुप में बता रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन था, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें ये बता रखा था कि जब भी आपको बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या कोई भी दूसरा अकाउंट है, तो जब भी आप इसमें किसी भी चीज़ को दिखाओगे तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को दिखाओगे, चाहे आप लाइन आइटम्स में दिखाओ, सब लाइन आइटम्स के अकॉर्डिंग दिखाओ। तो जो भी आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब भी आप इसमें रिलेवेंट कोई भी चीज़ को दिखाओगे तो अंडरस्टैंडिंग वे में होना चाहिए, ताकि जब भी उसको कंपेरिजन करना चाहे, समझना चाहे, तो वो वहाँ पे सही तरीके से हो सके और कंपनी एक्ट को भी फुलफिल करे या जो भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन सभी को फुलफिल करे। तो ये सारे पॉइंट है, आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट का, अब हम बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट को किस तरीके से तैयार किया जाता है। इस रिलेटेड सारे पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं साथ ही। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम तैयार करेंगे अपने बैलेंस शीट को या दूसरे देखेंगे किस तरीके से सारे अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट है जिसमें सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम दिखाते हैं, बैलेंस शीट का नंबर दिखाते हैं, इस तरीके से पूरे फॉर्मेट को लिख लेते हैं। जैसे पर्टिकुलर्स हो गया, नोट नंबर हो गया, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर हो गया, फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर का दिखाएंगे मतलब पिछले साल का, यहाँ पे हम करंट साल का दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में 2 सालों को लिया जाता है, एक बेस के आधार पर लिया जाता है जिसको हम बेस मान के चलते हैं, और एक आपका करंट ईयर हो जाता है। तो सबसे पहले देखो हम किसको दिखाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, और इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट बनेगा शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखाएंगे हम शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद में जो हमारा थर्ड है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, सेकंड आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज आएगा, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज में काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे आपको नॉन करंट लायबिलिटीज दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी सारे पॉइंट है। अब आप ये सोचोगे कि ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज वाले जो पॉइंट है इसको हम करंट में क्यों नहीं दिखा सकते, या जो करंट लायबिलिटीज है उसको हम नॉन करंट में क्यों नहीं दिखा सकते। तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको मैं अभी अभी आपको डिफाइन करूँगी बस 2 से 3 मिनट के बाद में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसको इसी तरीके से क्यों दिखाते हैं, मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ही जितने भी पॉइंट है इनको नॉन करंट के अंदर ही क्यों दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ, इस वजह से पहले आप फॉर्मेट को देख लो किस तरीके से इनको बनाया जाता है। यह आपका आ गया थर्ड पॉइंट जिसमें हम नॉन करंट लायबिलिटीज को दिखाएंगे। यहाँ पे जाके हम टोटल कर देंगे अपने लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं जिनका हमें पेमेंट करना होता है। उसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले दिखाएंगे हम नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में आपके ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, और उसके बाद में आपके आ जाएंगे करंट एसेट्स, और ये करंट एसेट्स में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब आप यही कंफ्यूज हो रहे होगे यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ये नॉन करंट में क्यों नहीं आते, ये नॉन करंट वाले हैं ये करंट में क्यों नहीं आते हो, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनको देखो कि इस तरीके से नॉन करंट दिखाया जाता है, फिर करंट एसेट्स दिखाया जाता है। उसके बाद में लास्ट में जाके सभी का टोटल कर दिया जाता है। आपका जो बैलेंस शीट है उसको मैच किया जाता है, मतलब कि आपका जो लायबिलिटीज़ का जो पोर्शन है और जो एसेट्स का पोर्शन है दोनों को एक दूसरे के इक्वल रहना होता है, मतलब कि दोनों का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए। देन उसके बाद में बैलेंस शीट को कंप्लीट माना जाता है। तो ये तो चलो हो गया इसका फॉर्मेट की बात। अब हम दिखाएंगे कि किस तरीके से करंट एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स को या करंट लायबिलिटीज़ को नॉन करंट लायबिलिटीज़ को डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है करंट एसेट्स। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कोई भी जो एसेट्स है उसको करंट एसेट्स के अंदर क्यों दिखाया जाता है, या कोई भी जो एक अमाउंट है वो करंट एसेट्स ही क्यों है, वो नॉन करंट क्यों नहीं है। तो उसके काफ़ी सारे कंडीशन है, काफ़ी सारे क्राइटेरिया है, तो वन बाय वन इन सभी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है ध्यान से सुनना कि ऐसा मतलब कोई भी एक एसेट्स, कोई भी एक ऐसी संपत्ति जिसको रियलाइज किया गया या तो उसको सेल करने के लिए या उसको कंजप्शन करने के लिए कौन से टाइम पीरियड के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, कि अगर किसी भी संपत्ति को ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर एक्सपेक्ट किया गया है या तो उसको हम सेल करेंगे या तो हम उसका कंजप्शन करेंगे, तो इस कंडीशन में उसको हम मानेंगे करंट एसेट्स। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है कोई एसेट्स तो वो चला जाएगा आपका नॉन करंट में।
उसके बाद में सेकंड है, इसका जो मेन पर्पस रहेगा ये ट्रेडिड के लिए रखा जाएगा, ट्रेडिंग के लिए रखा जाएगा, मतलब कि बिक्री के लिए रखा जाएगा। अगर कोई संपत्ति है तो उसका हो सकता है जो मेन पर्पस है वो ट्रेडिड के लिए रखा जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है ये है कि इसमें या तो एक्सपेक्ट किया जाता है या ये रियलाइज़ किया जाता है कि आपका जो भी एसेट्स है वो आपके रिपोर्टिंग डेट के बाद में, मतलब विद इन 12 मंथ के अंदर वो हम एसेट्स के रूप में मानेंगे, मतलब उसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 12 मंथ माना जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि आपका जो भी एक एसेट्स है उसको हम 12 मंथ के अंदर अंदर, मतलब कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही उसको हम कैश या कैश इक्विवेलेंट में चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई संपत्ति है, हम चाहे तो उसको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही अंदर उसको हम बेच के कैश में चेंज करवा सकते हैं या कैश इक्विवेलेंट में करवा सकते हैं। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये मैं आपको यहीं पे बता दूं। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी संपत्ति जो फिलहाल तो कैश में नहीं है लेकिन उसको जब चाहे हम कैश में परिवर्तित करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, वही कहलाता है आपका कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि करंट एसेट्स के अंदर हम ये मानते हैं, इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर हम उस संपत्ति को कैश या कैश इक्विवेलेंट में चेंज करवा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो टाइम पीरियड है ये 12 मंथ का माना जाएगा। इसके अलावा मतलब ये जो 4 कंडीशन है, इसके अलावा अगर कोई भी संपत्ति है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो सारे एसेट्स चले जाएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो आपको पता चल गया होगा करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के बारे में। उसके बाद सेकंड है ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इससे पहले मैंने इस बीच में भी इस लाइन को बोला था ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। अब टाइम पीरियड कैसे, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब एक ऐसे टाइम पीरियड से मतलब है जहां पर जो संपत्ति है उसके एक्विजिशन से लेके, मतलब उसका जो एक्विजिशन है वो उस टाइम से लेके जब तक उसको कैश या कैश इक्विवेलेंट में चेंज नहीं करवाते हैं, उसका जो बीच का जो टाइम पीरियड है वही कहलाता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे कि मान लो किसी कंपनी के द्वारा किसी संपत्ति को बनाया गया है, अब उस संपत्ति को बनाने से लेके बेचने तक का जो टाइम पीरियड है वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल माना जाएगा, जब तक उसको कैश या कैश इक्विवेलेंट में हम चेंज नहीं करवा लेते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी केस में ऐसा हो सकता है जहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल को डिफाइन ना किया जा सके, उसको आइडेंटिफाई ना कर सके कि ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम के लिए है या कितने मंथ के लिए, तो उस कंडीशन में कंपनी के द्वारा इस टाइम पीरियड को 12 मंथ के लिए मान लिया जाता है। मतलब कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 3 महीने हैं, 4 महीने हैं या 2 साल है, जितना भी हो, मतलब कि उसको हम अज्यूम नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको 12 मंथ का मान लिया जाता है। उसके बाद में मोस्टली आप देखोगे जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल को हम 12 मंथ ही मान के चलते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। अब सेम वही है, यहाँ पे 4 कंडीशन दिए गए हैं। अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेंगे कोई भी लाइबिलिटीज़ तो वो आ जाएंगे आपके करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, और जो इसको फुलफिल नहीं करेंगे वो चले जाएंगे आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि एक्सपेक्ट किया जाता है उस लाइबिलिटी से कि उस लाइबिलिटीज़ को कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटलेट किया जा सकता है। मतलब कि अभी बताया ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर उसको हम पेमेंट कर सकते हैं, उसको हम सेटल कर सकते हैं, उसी लाइबिलिटीज़ को हम मानते हैं करंट लाइबिलिटीज़। जैसे कि मान लो अगर किसी कंपनी के द्वारा किसी से 20,000 30,000 अमाउंट को लिया गया और कंपनी ने ऐसा मान लिया कि हाँ हम इसको 12 मंथ के अंदर पे कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, देन उसके बाद में वो जो लाइबिलिटीज़ है उसको हम दिखाएंगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। जो सेकंड पॉइंट ये है कि इसका मेन पर्पस ट्रेडिट के लिए रखा जाएगा, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका मतलब इसका एक पहले से ही एक्सपेक्ट करा हुआ चीज़ है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि इसको हम विद इन 12 मंथ के अंदर सेटल कर सकते हैं। सेम वही जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि रिपोर्टिंग डेट के बाद में, मतलब जो भी उसका रिपोर्टिंग डेट रहेगा उसके बाद के 12 मंथ के अंदर ही अंदर उसको हम सेटलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि कंपनी के द्वारा, मतलब हो सकता है कि कोई भी अनकंडीशनल राइट हो जिसके अंदर इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये 12 मंथ के बाद भी अगर उसको हम सेटलेट नहीं कर सकते, देन उसके बाद में कंपनी के सामने ये जो इक्विटी है उसको हम इक्विटी के द्वारा भी उसको हम सेटलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो ये सारे जो जितने भी कंडीशन थे अगर इनको फुलफिल करेंगे तो आ जाएंगे आपके करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। इन केस अगर उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो यहाँ तक सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, बैलेंस शीट में इसको दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको पता होगा कहाँ पर दिखाते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, रुको 1 मिनट।
यहाँ पे देखो ट्रेड रिसीवेबल को दिखाया गया है करंट एसेट्स के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ पे दिखाया गया है और ट्रेड पेबल को भी यहीं पे दिखाया गया है। एक मिनट, यहाँ पे देखो ट्रेड पेबल को दिखाया गया है, तो इसको दिखाते तो है लेकिन इसका आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। इस वजह से हम देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल होता क्या है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है, ये जो डिफाइन करेगा वर्ड्स को, रिसीवेबल को डिफाइन करेगा, मतलब उसको क्लासीफाई हम करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के तौर पर। लेकिन एक रिसीवेबल है जो कि मतलब कि एक तरीके से मिलना है, मतलब कि जो अमाउंट है वो किसी बिजनेस में अगर किसी पर्सन के थ्रू मिलता है तो वो आपका ट्रेड रिसीवेबल में आता है, और जो पर्सन रहता है उसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, जो हमें प्राप्त करता, जिसको हम हिंदी में प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है। यहाँ पे भी यही लाइन दिखाएगी कि मान लो अगर कोई भी हम गुड्स को या किसी भी सर्विसेज को सोल्ड करते हैं, चाहे आपका गुड्स हो सकता है चाहे आपका सर्विसेज हो सकता है, तो अगर हमने कुछ भी चीज़ को अगर हमने बेचा है किसी भी बिजनेस के अंदर, या अगर हमने अपने पर्सनली किसी चीज़ को बेचा है एज अ कंपनी के अंदर, तो उससे क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ बेचा तो हमें रुपये भी तो मिलेगा, उसका अमाउंट भी तो मिलेगा। तो ये जो हमें मिलता है, मतलब अमाउंट जो मिलता है, उसको हम दिखाते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कि वो आपको ट्रेड के थ्रू मिला है, मतलब जो व्यापार है उसके थ्रू कुछ ना कुछ आपको रिसीव हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब है कि जब भी हमने ट्रेड किया, मतलब कि व्यापार किया, तो उस दौरान अब हमें जो भी पेबल करना पड़ेगा, जो भी पे करना पड़ेगा, वो आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल के अंदर। जैसे कि कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को हमने परचेस किया, अगर किसी भी चीज़ को हमने परचेस किया है तो उसके लिए हमें किसी अमाउंट को पे करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से जो भी हमने पे किया है वो आ जाएगा आपके ट्रेड पेबल के अंदर। तो ये 5 पॉइंट थे जो कि आपको डिफाइन किए गए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि बैलेंस शीट को तैयार करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई भी संपत्ति है तो यहीं पे क्यों दिखाएंगे या यहाँ पे हम क्यों नहीं दिखा सकते। तो ये सारे इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तो आई होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम देखेंगे किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको साथ ही डिफाइन कर दूंगी कि जितने भी पॉइंट्स दिखाई दे रही है इनका जो मीनिंग है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले यहाँ पे देखो नेम ऑफ द कंपनी आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ईयर आ जाएगा कि कब उसका ईयर एंडेड होगा, उस तरीके से पर्टिकुलर्स दिखा देंगे, नोट्स नंबर, फिगर करंट ईयर का दिखा देंगे, प्रीवियस ईयर का दिखा देंगे। जो सबसे पहले फर्स्ट आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि आपने कोई भी संपत्ति को, कोई भी लायबिलिटीज को, मतलब ऑल ओवर सब कुछ को पे करने के बाद में आपके पास में कितना आय मिला है, कितना रेवेन्यू मिला है अपने पूरे कार्य करने के दौरान। मतलब कि जैसे कंपनी का जो मेन पर्पस है सेलिंग का ही रहता है, या अपनी सर्विसेज को सेल करे चाहे अपने गुड्स को सेल करे, तो उसके द्वारा सेलिंग के द्वारा लास्ट में जाकर अपने लायबिलिटीज को भी पे करने के बाद में, मतलब कि जो हमारा एसेट्स रहेगा, एसेट्स तो रहेगा ही, लेकिन लायबिलिटीज को पे करने के बाद में जो एक इनकम जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एक रेवेन्यू के तौर पर मिलता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितना भी हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। पहले यहाँ पे करंट ईयर का रेवेन्यू दिखाएंगे और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू दिखाएंगे। उसके बाद में अदर इनकम आ जाएगा। कुछ इनकम ऐसे भी रहते हैं जो कि इसके अंदर नहीं आते हैं, तो उसको हम अदर इनकम में दिखा देते हैं। उसके बाद में दोनों को हम प्लस कर देंगे जो कि आपका टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। तो उसके बाद में जो हमारा फोर्थ आएगा एक्सपेंसेस आएगा, जिसमें हम 1 बाय 1 एक्सपेंसेस को दिखाएंगे कि ऑपरेशन के दौरान, मतलब कि जो भी एक टाइम पीरियड था उसके दौरान में कंपनी को, जैसे कि ज़्यादातर इसको तो 12 मंथ का ही मानते हैं, बट आगे पीछे भी हो सकता है कि कंपनी कितना मानती है, लेकिन ज़्यादातर 12 ही रहते, तो हम 12 के बेस पे ही बात करेंगे। उसके बाद में जो टाइम पीरियड है 12 मंथ का, इसके बीच में कौन कौन से एक्सपेंसेस रहेगा। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि जैसे कि किसी भी संपत्ति को या किसी भी जो आपका सामान है उसको बनाने के पहले जो भी मटेरियल लगे हैं, मतलब कि कंपनी के द्वारा जो भी मटेरियल को लगाया गया उनकी कॉस्ट कितनी आई है, उसकी लागत कितनी आई है। जैसे किसी भी सामान को फाइनल रूप देने से पहले उसको कच्चे माल के रूप में बनाना होता है, पहले हमें कच्चे माल को इकट्ठा करना होता है, उसके बाद ही हम फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो उसके लिए जो भी आपका कॉस्ट आएगा वो यहाँ पे दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। उसके बाद में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड में जो भी एक परचेजिंग के लिए सामान रहेगा जो कि है तो आपके पास में लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टॉक में है अभी। उसके बाद में चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, कि जैसे कि आपके स्टॉक में फिनिश गुड्स के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि हो सकता है कोई भी सामान आपका वर्क इन प्रोग्रेस में हो, या आपके स्टॉक में ट्रेड में हो, या आपके फिनिश गुड्स के रूप में हो। मतलब कि कंपनी में एट ए टाइम पे जो आपका सामान है, जो स्टॉक में सामान
सामान रखा हुआ वो किस कंडीशन में है, मतलब वो फिनिश गुड्स के रूप में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, उसमें थोड़ा सा और काम करना है अभी, देन उसके बाद में उसको हम फिनिश गुड्स में चेंज करेंगे। यह हो सकता है आपके स्टॉक में रहा हो। उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के थ्रू में उनसे रिलेटेड जो भी एक एक्सपेंसेस बनता है उसके बेनिफिट को यहाँ पे दिखाएंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट को दिखाएंगे। उसके बाद में जो आपका फिफ्थ बनेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कुछ हो सकता है जैसे कि, तो इसे हम दिखाएंगे एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर। अब इस अमाउंट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इस अमाउंट को हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड में से फोर्थ को माइनस करने पे। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका टोटल आएगा, टोटल रेवेन्यू का, इसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आ जाएगा आपके एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो जो भी आपका एक प्रॉफिट बनता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले, तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, मतलब इस वाले पॉइंट में से ये जो आपका सिक्स पॉइंट है एक्सेप्शनल आइटम, इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद में आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ दूसरे, सॉरी मैंने ना थोड़ा सा उल्टा बोल दिया प्लीज़, सॉरी। यहाँ पे एक्सेप्शनल था और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब समझ जाना बस मैं क्या किस तरीके से डिफाइन करी थी आपको, थोड़ा सा बोलने में हो जाता है, कई बार वर्ड स्लिप हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स आ जाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जिसमें हम ये जो आपका सेवन्थ पॉइंट है, ये जो सेवन्थ पॉइंट है इसको हम माइनस कर देंगे एट्थ पॉइंट में से। तो जो भी अमाउंट बचेगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद में टैक्स एक्सपेंसेस आ जाए, जैसे कि आपका करंट टैक्स हो गया, यहाँ पे दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन, इसको हम माइनस करके दिखा देंगे सेवन्थ में से एट्थ पॉइंट को माइनस करने के बाद में। उसके बाद में आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बाद में, और बाद में यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस को दिखा देंगे। और लास्ट में जाके देखोगे आप, फिर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यहाँ पे दिखा देंगे। इस वाले में से माइनस करने के बाद, मतलब कि 12 में से 13 को माइनस करने के बाद में फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, जो कि आपका पीरियड रहेगा एक्स है, मतलब कि 11th में से हम प्लस कर देंगे इसमें इसके 14th पॉइंट को, मतलब ये वाला जो 14 पॉइंट है इसमें हम प्लस कर देंगे इसके 11th वाले पॉइंट को। उसके बाद में इसका जो भी अमाउंट बनेगा इस तरीके से दिखा देंगे। फिर आ जाएगा आपका अर्निंग पर इक्विटी शेयर, यहाँ पे हम बेसिस दिखा देंगे, और जो दूसरे रहेंगे उसको भी यहाँ पे दिखा देंगे। और इस तरीके से पूरे हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट को डिफाइन किया जाता है। सो आई होप यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। आगे के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए उसको अपने नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। इसके 2 पार्ट बना लेंगे। आज की इस क्लास को हम फर्स्ट पार्ट में, और जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए, पोर्शन रह गए, उसको अपनी सेकंड क्लास में डाल देंगे। तो इस तरीके से 2 क्लासेस में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही करते हैं। फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आपको आज की ये जो क्लास है कैसी लगी, और साथ ही फीडबैक में ज़रूर बताना कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी ज़रूर से शेयर करना। और अगर आपको क्लासेस सही लगा होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी नहीं किया है तो, और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस लेसन को, ये जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।